हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, मैं आपको पीछे 3 वीडियो में सीबीएसई बोर्ड 2024 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। बच्चों, यहाँ इस कड़ी में हम अपना चौथा वीडियो लेकर आए हैं। इस 4th वीडियो में हम यहाँ पे 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, 3 मार्क्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो 3 मार्क्स का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि Draw the graph showing variation of scattered particles detected n with the scattering angle theta in the Giger-Marsden experiment. Write 2 conclusions that you can draw from this graph. Obtain the expression for the distance of the closest approach in this experiment. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जीजर मार्सडन का जो एक्सपेरिमेंट था, बच्चों जीजर मार्सडन का एक्सपेरिमेंट कौन था? आपको याद होगा, आपको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया होगा। तो जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, वो यही था। कौन सा? जीजर मार्सडन। अच्छा, क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड जी के स्टूडेंट थे जीजर एंड मार्सडन। ये उनके क्या थे? स्टूडेंट थे। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो कंक्लूजन लिया गया, वो आगे चल के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बन गया। क्योंकि ये रदरफोर्ड के अंडर में, इनके गाइडेंस में इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मतलब पहले तो इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ ऐसा आपसे पूछा गया जो आप नहीं जानते हो। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ही ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा n मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, उनका थीटा के साथ हमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है, वेरिएशन दिखाना है। बच्चों, आपको तो याद ही होगा कि अगर एक यहाँ पे क्या करते थे रदरफोर्ड जी? गोल्ड फॉइल लगाते थे। क्या करते थे? ये लगाते थे गोल्ड फॉइल, है ना। और गोल्ड फॉइल में जब वो क्या करते थे? अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट करते थे, मतलब बम्बार्टमेंट करवाते थे। यहाँ से इन्होंने अल्फा पार्टिकल के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे यहाँ से बम्बार्टमेंट करा दिए, है ना। अच्छा, तो जब इन्होंने इस पे बम्बार्टमेंट कराया तो क्या पाया? इन्होंने पाया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो जो थे वो सीधे चले गए। मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे आए जो इधर उधर कहीं हल्का फुल्का ऐसे आए और ऐसे डाइवर्ट हो। तो बच्चों, अल्फा पार्टिकल जो सीधा चला आ रहा था, ठीक है, कुछ तो मोस्टली सीधे चले गए, कुछ ऐसे हुए जो ऐसे डाइवर्ट हुए। तो जिस एंगल पे ये डाइवर्ट हुए, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। ये थीटा है, इसी को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग एंगल। ठीक है। अच्छा, अब अपने को बताना है कि भाई हमको तो ये पता है कि जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल कम एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ बहुत ज़्यादा एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ ऐसे भी थे जो वापस बिल्कुल आ गए थे। लेकिन जो बिल्कुल वापस आए थे बहुत कम थे, बहुत कम, मतलब आप समझ सकते हो 0.02% टाइप के, इतने। ठीक है, और कुछ मोस्टली तो सीधे चले गए थे। ठीक, तो अपने को जो ये सीधे चले गए हैं और ये जो थीटा पे डेविएट हुए, है ना, टोटल जो इधर पार्टिकल निकल रहे हैं उन सबका जो है n और थीटा में अगर हमको रिलेशन निकालना हो तो ये रिलेशन होता है। क्या होता है? n = n0 स्मॉल nt 2e/d का होल स्क्वायर अपान 4 × 4 pi epsilon 0 का स्क्वायर r² mv0 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 1/sin की पावर 4 θ/2। यहाँ पर जो n0 है नंबर ऑफ एटम स्ट्राइकिंग ऑन द टारगेट पर यूनिट मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट एरिया में जो टकरा रहे हैं एटम, वो है n0। स्मॉल n क्या है?
स्मॉल एन है नंबर ऑफ एटम इन द टारगेट पर मीटर क्यूब, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम हैं। जैसे अगर गोल्ड फॉइल थी तो यूनिट वॉल्यूम में कितने गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस हैं, कितने एटम हैं, वो बात यहाँ पे स्मॉल एन। टी क्या है, थिकनेस ऑफ टारगेट है, टारगेट कुछ थिकनेस भी होगी ना, वो टी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जेडी क्या है, जेडी है चार्ज ऑन द टारगेट, मतलब क्या होता है कि जैसे ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया है ना, और ये आपकी गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड फॉइल में जो गोल्ड का न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, जेड प्रोटॉन है मान लो, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, जेडी। तो यानी कि जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो है जेडी। 2e चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है, आपको पता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2e होता है। अच्छा, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द टारगेट, मतलब यहाँ से जैसे हमने ये अल्फा पार्टिकल गिराए, यहाँ पे उनका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। इस डिफ्लेक्शन को पता करने के लिए यहाँ पे क्या करते थे, एक स्क्रीन लगाते हैं, है ना, यहाँ पे क्या लगाते हैं कि ये स्क्रीन लगाते हैं। तो स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर लगाई है इससे, वो डिस्टेंस क्या है, आर। तो टारगेट से वो स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस क्या है, आर है। अच्छा, वी नॉट क्या है, वी नॉट है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल की, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहे थे तो उनकी वेलोसिटी क्या थी, वो है वी नॉट। और एम जो है वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है। थीटा स्कैटरिंग एंगल है, तो एन थीटा पे कैसा डिपेंड कर रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा, एन प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। एन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। इससे पता चलता है कि जब थीटा जैसे से बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी, और नीचे वैल्यू जब बढ़ेगी पावर 4 लगी तो बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, और जब तेजी से इंक्रीज होगी तो एन की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे एन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि जो दिखाया, जो आपसे पूछा गया था कि वेरिएशन इन एन विथ थीटा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे एन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ गए। अच्छा, कुछ ये पहला अपना आंसर हो गया वेरिएशन। अब बात आती है कि कंक्लूजन ऑफ जीजर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। तो इनसे क्या कंक्लूजन निकाले थे रदरफोर्ड जी ने, तो रदरफोर्ड जी ने ये कंक्लूजन निकाला था बच्चों कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो कहाँ चले गए थे, सीधे चले गए थे। तो इससे इन्होंने ये पता किया कि मोस्टली स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। क्यों, क्योंकि अगर खाली ना होता तो अल्फा पार्टिकल फिर सीधे नहीं जाते, इधर उधर मुड़ सकते थे ना, तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। इससे पहला कंक्लूजन ये निकला कि द मोस्टली स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ज़्यादातर जगह क्या है, खाली है। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन बच्चों क्या लिख सकते हो आप, दूसरा ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो एक्यूट एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। इससे पता चलता है कि बहुत छोटी सी जगह पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और इस छोटे से पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सम अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड एट वेरी स्मॉल एंगल, ड्यू टू दिस वी कैन रिकॉग्नाइज दैट all the positive charge is concentrated at a very small space. This very small space is called nucleus. ये सेकेंड आप लिख सकते हो। लिखने को तो आप रदरफोर्ड मॉडल में जो आपने वहाँ पे कंक्लूजन सारे पढ़ रखे हैं, आप कितने भी लिख सकते थे, बट यहाँ 2 पूछे गए ना बच्चों, तो हम 2 लिख के ही रुक जाएंगे, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं। उन्होंने पूछा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। तो बच्चों देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती क्या है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हम कराते हैं, यहाँ से मान लो एक अल्फा पार्टिकल है m मास का, v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगी, mv0² हाफ हो जाएगी। अब ये अल्फा पार्टिकल चल रहा है किसी गोल्ड फॉइल की तरफ, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में, या किसी भी और चीज़ की फॉइल लगा दी गई। मान लीजिए कि ये भाई गोल्ड फॉइल की तरफ, मतलब उनकी एटम की तरफ चल रहा होगा। मान लीजिए ये गोल्ड फॉइल का एक एटम है, ठीक है,
जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एटम का न्यूक्लियस बनाया गया, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस की तरफ चलेगा तो ये अगर हम बात करें कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, Ze। अल्फा पार्टिकल पहले बहुत डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा क्या होगा बच्चों बताओ। भाई अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है 2e पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे भी चार्ज कितना है Ze पॉजिटिव। तो होगा क्या कि जब ये अल्फा पार्टिकल इसके पास जाएगा तो प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा इस पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो फोर्स इस अल्फा पार्टिकल को रिटार्डेशन देगा, मतलब इसकी स्पीड को कम करेगा। धीरे धीरे ये अल्फा पार्टिकल इसके पास चलता रहेगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है और फोर्स ये लगातार बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स होता है K(Q1 Q2) अपान r²। तो जब ये डिस्टेंस इसकी कम हो रही, देखो जैसे जैसे पास आ रहा डिस्टेंस कम हो रही, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा रिटार्डेशन बढ़ेगा, तो इसकी स्पीड और तेजी से कम होगी। एक समय ऐसा आएगा कि अल्फा पार्टिकल यहां तक आके फिर रुक जाएगा, अब इसके आगे वो जाएगा ही नहीं। ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस तक आ जाता है इसी डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। ये r0 इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, यही डिस्टेंस अपने को पता करनी है बच्चों, सोचने वाली बात है। जब यहां से अल्फा पार्टिकल आया तो पहले उसमें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी लगभग क्या थी, 0 थी। क्यों, क्योंकि दो चार्ज अगर Q1 और Q2 हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, K(Q1 Q2) अपान r। मतलब जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है, तो जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम का मतलब लगभग 0। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होती है, 0 होती है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि इसकी स्पीड कम होती जा रही है रिपल्सन की वजह से, यहाँ पे स्पीड 0 हो गई। तो स्पीड 0 हो गई मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। यानी कि जो फाइनल सिचुएशन है उसमें अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ गई, ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आ गई, और शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी तब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी। काइनेटिक एनर्जी में थी तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। अपने को तो पता है बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन क्या करता था, इनिशियल एनर्जी टोटल वाली यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है इनिशियल, बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये है 12 mv0²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इनिशियल, 0, बहुत बढ़िया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वहां पे कितनी है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है फाइनल वाली, वो है 1/4πε0। भाई K(Q1 Q2) होता था तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो आएगा 1/4πε0 Q1 इसका चार्ज Ze, Q2 भाई अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, यहाँ वाली सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, Q2 मतलब 2e, ठीक है। अच्छा, अपान डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, r0। मैं चाहूं तो इसको मैं k से भी लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी को, है ना, इसको मैं k से भी लिख सकता हूं जब जरूरत पड़े। तो मैं इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को k मान लेता हूं, तो k बराबर आ गया 1/4πε0 2Ze² अपान r0, या फिर r0 की वैल्यू हो गई 1/4πε0 2Ze² अपान k। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला हो गया। इससे पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो पार्टिकल उतना ज़्यादा करीब चला जाएगा, उतना इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, कम होगी। भाई करीब जाएगा तो r0 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना, ये ध्यान रखना बच्चों। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।
तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज Q. A point charge capital Q is placed at the center of the cell. Find the charge density on the outer surface of the cell and the potential at a distance of r by 2 from the center of the cell. Okay. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक सेल है, कौन सी सेल है? स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, जिसकी रेडियस क्या दिया है? कैपिटल आर। कह रहे हैं इस सेल पे स्मॉल क्यू चार्ज दिया गया है। कैसा चार्ज दिया गया है? स्मॉल क्यू। इस सेल के सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। कितना चार्ज रखा है? कैपिटल क्यू। हमको बताना है इसके आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, और बच्चों हमको बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से r/2 मतलब यहाँ कहीं, है ना, यहाँ कहीं भी ले सकते हो, बीचों बीच में यहाँ पोटेंशियल बताना है। बच्चों सबसे पहले हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पे बात करते हैं। बच्चों अपने को पता होना चाहिए कि अगर ये क्यू चार्ज सेंटर पे रखा है और ये सेल क्या है? ये कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टर की बनी है ना। अच्छा, तो अगर ये कंडक्टिंग सेल है तो क्या होगा बच्चों? अगर प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखोगे तो यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा। इंडक्शन से कंडक्टर पे इक्वल और अपोजिट चार्ज चला जाता है। मतलब अगर प्लस क्यू आपने बीच में रखा तो इसके सरफेस पर कैसा चला जाएगा? माइनस का क्यू। कौन सा क्यू? कैपिटल क्यू, जैसा है वैसा। तो ये चार्ज चला गया वैसा, माइनस क्यू चला गया। अब जब अंदर की तरफ माइनस क्यू आया तो इसके बाहर साइड कैसा चला जाएगा? प्लस क्यू, कैपिटल क्यू। यानी कि जो इंडक्शन वाला चार्ज है, ये ब्लैक से मैं बना रहा हूँ, ब्लैक मार्कर से, ये इंडक्शन वाला चार्ज है। तो इंडक्शन वाला चार्ज कैपिटल क्यू और आ जाएगा। यानी कि इनर सरफेस पर चार्ज इसके हो जाएगा माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पर चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू पहले से था, कैपिटल क्यू और आ गया, तो कितना हो जाएगा? क्यू प्लस कैपिटल। तो चार्ज एट इनर सरफेस कैसे? आफ्टर इंडक्शन। इंडक्शन के बाद, ठीक है। इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा? ये होगा माइनस का क्यू। और चार्ज एट आउटर सरफेस कितना होगा भाई? ये होगा क्यू प्लस क्यू। अपने को तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है आउटर सरफेस पे ना, तो हम इनर पे भी निकाल देते कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो, मान लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इनर सरफेस के लिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते किससे थे? सिग्मा से लिखते थे। और इसका फार्मूला होता था जो भी चार्ज है अपान एरिया, क्यू अपान ए। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए। कितना चार्ज है अपान कितना एरिया है। यानी कि अगर आप इनर सरफेस का सिग्मा निकालना चाहते हो, इसे नहीं पूछा गया, आप ना चाहो तो ना भी निकालो, बट कभी और पूछा जा सकता है इसलिए बताया दे रहे हैं। तो कितना आएगा? तो इनर सरफेस का चार्ज अपान इनर सरफेस का एरिया 4πr², ठीक है। अगर आप आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी बताते हो, यही पूछा गया है, तो कितना निकलेगा? आउटर सरफेस का चार्ज कितना आउटर सरफेस पे है? वो है कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपान उसका एरिया। एरिया कितना है? 4πr²। ये तो बेटा आउटर सरफेस का चार्ज आ गया, यही अपना आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। दूसरा बच्चों पूछा गया पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे थे। बच्चों
आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर ये एक सेल है, ठीक है, इसके सेंटर पे कितना चार्ज दिया है, कैपिटल क्यू, सेंटर ओ है, और बाहर चार्ज इसमें कितना दिया है बेटा, वो दिया है स्मॉल क्यू, ठीक। इसकी रेडियस कितना दिया है बेटा, ये दिया है कैपिटल आर, ठीक। तो अगर हमको यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, कहाँ चाहिए, पी पॉइंट पे, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर चाहिए, r/2 डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस चाहिए, r/2 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल भाई एक तो इस चार्ज से निकालेंगे और एक अंदर वाले चार्ज से निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P, यानी कि r/2 फ्रॉम द सेंटर यहाँ पे। तो बेटा आपको पता होना चाहिए अगर किसी सेल के सरफेस पर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस पर कितना होता है, तो सरफेस पर पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r, इसका अपनी वजह से, है ना। और जो सरफेस पर होता है वही हर जगह अंदर होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होना चाहिए तो वही अंदर हो जाएगा इस सेल की वजह से, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पे वो एक तो स्मॉल क्यू की वजह से होगा, वो कितना होगा 1/4πε0 Q/R। ये क्यों, ये इसके सरफेस पर होता इस चार्ज की वजह से, मान लो अंदर वाला ना होता तब, तो जो सरफेस पर होता वही अंदर हो जाएगा, ठीक। दूसरा बच्चों, जो अंदर वाला चार्ज है इसका पोटेंशियल निकाल दो, इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना आएगा भाई, तो देखो पॉइंट चार्ज के इस पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है r/2, यानी कि हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q/r/2। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल निकालना था तो एक बाहर वाले चार्ज से निकाला, तो बाहर वाले चार्ज का पोटेंशियल वही होता अंदर हर जगह जो सरफेस पर है उसके, तो सरफेस वाला पोटेंशियल बाहर वाले चार्ज का निकाला, उससे हमने अंदर वाला निकाल दिया, फाइंड कर लिया। और ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल का फार्मूला KQ/r, r मतलब ये डिस्टेंस, तो K की जगह वही 1/4πε0 Q/, और ये डिस्टेंस r/2 ले लिया, यानी कि Vp बराबर अपने पास आ जाएगा 1/4πε0 1/r बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा Q + 2Q, ठीक है। ये पोटेंशियल हो गया एट P, यानी कि एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, CBSE बोर्ड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ 94Pu239 are very similar to those of 92U235. How much energy in MeV is released if all the atoms in 1 gram of pure 94Pu239 undergoes fission? The average energy released per fission is 180 MeV. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। होता क्या है बच्चों कि न्यूक्लियर फिजन क्या है, नाम से ही पता चलता है, फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, ब्रेक होना, और ठीक है, और फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना। तो बेटा जब एक हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, लाइक यूरेनियम, जब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि जब बहुत ही लाइट न्यूक्लियाई एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होकर हीलियम बना लेते हैं, तो जब बहुत हल्के न्यूक्लियाई एक दूसरे से कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि न्यूक्लियर फिजन से हमको लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है, ठीक है, बट जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसकी एनर्जी फिजन से भी ज़्यादा मिलती है, इसमें भी एनर्जी मिलती है बट वो फिजन से भी ज़्यादा होती है। अच्छा,
न्यूक्लियर फिजन को हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी करवा सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम बना दें कि एक बार चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, एक क्रिटिकल मास से ज़्यादा मास रख दें यूरेनियम का या किसी भी चीज़ का, तो क्या हो सकता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे फिजन हो सकता है। बट न्यूक्लियर फ्यूजन को कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले हाइड्रोजन एटम चाहिए, मतलब हमको इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब हम न्यूक्लियर फ्यूजन को करा सकते हैं। मतलब फिजन को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी करा सकते हैं, बट फ्यूजन के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। जो न्यूक्लियर फिजन है, ठीक है, ये लेबोरेटरी में करवाया जाता है और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और न्यूक्लियर फिजन की हेल्प से हम लोग एटम बम भी बनाते हैं, ठीक है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग लैब में करवाने के लिए हमारे पास अभी इतने ज़्यादा पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, लाइक सन का टेम्परेचर, उतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सन में हो रहा है ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा और इसकी हेल्प से हम लोग हाइड्रोजन बम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो अगर बेसिकली आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, तो देखिए आप ऐसे इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लीजिए कि डिफरेंस ये हो गया न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में। अच्छा, तो देखिए बच्चों, इसके सेकेंड पार्ट में इस क्वेश्चन के हमसे कह रहे हैं कि अगर एक प्लूटोनियम का जो एटम है, ठीक है, प्लूटोनियम क्या होता है 94Pu239 ऐसे लिखा गया है। एक प्लूटोनियम का एटम जब एक की बात करते हैं उसको हम न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं तो अपने को 180 MeV एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है? 180 MeV। तो हमसे कह रहे हैं कि अगर 1 ग्राम प्लूटोनियम को हम पूरा ब्रेक करवा दें, उसका न्यूक्लियर फिजन करवा दें, हर एटम को उसके ब्रेक कर दें, तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। बच्चों यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए वो है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.023 × 10⁻23। ये आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों देखिए होता क्या है, जैसे इन्होंने कहा कि प्लूटोनियम का न्यूक्लियर फिजन कराना है, ठीक है, और एक एटम से इतनी एनर्जी निकलेगी। अब कहा गया 1 ग्राम को ब्रेक कराने से कितनी एनर्जी निकलेगी। तो बेटा पहले तो अपने को ये पता करना पड़ेगा कि 1 ग्राम में कितने एटम हैं। भाई जैसे नंबर ऑफ एटम निकला है तो एक एटम से इतनी एनर्जी, तो 2 एटम से 2 × दिस, 4 से 4 × दिस, तो जितना भी एटम निकलेगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी कि 1 ग्राम को ब्रेक करने पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे। हाँ, तो देखिए इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जो एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, इतने ग्राम अगर ये सब्सटेंस ले लिया जाए, जैसे इन 239 ग्राम Pu, ठीक है, जो एटॉमिक वेट है उतने ग्राम अगर Pu लेंगे तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे सोचो। वो बेटा होते हैं Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, ये जो दिया गया है ये Na है। ध्यान रखना कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब जैसे अगर हमसे कहे कोई कि नाइट्रोजन गैस है ना, तो एक नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट कितना होता है? ये होता है 28, है ना। तो हम कहेंगे 28 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे N2 के? वो होंगे Na। एटॉमिक वेट जितना होता है उतने ग्राम अगर कोई सब्सटेंस ले लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम Na हो जाते हैं। ध्यान रखना NTP पे। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा जब इस पे नंबर ऑफ एटम Na हो गए, अब हम बात करें, ठीक है, इन 1 ग्राम Pu नंबर ऑफ एटम, तो 1 ग्राम प्लूटोनियम में कितने एटम होंगे? तो Na/239। सोचो 239 ग्राम में इतने एटम, तो एक में कितने होंगे? इससे डिवाइड कर लीजिए, सिंपल हो गया बच्चों। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें ऐसे ही तो क्या मिल जाएगा? Na की वैल्यू 6.023 × 10⁻23 अपान 239। अपान में कितना आया? 239। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमको क्या मिलेगा? इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा 0.0252 × 10⁻23 या 2.52 × 10⁻21 एटम।
इतने एटम होंगे 1 ग्राम में। सोचो, अब 1 ग्राम में इतने एटम हो गए। एक एटम को अगर हम न्यूक्लियर फिजन कराते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है? 180 MeV। तो 2 को अगर फिजन कराओगे एटम को तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 2 × 180। 3 को 3 × 180। तो इतने एटम को तो इतना × 180। यानी कि हम बोलेंगे कि टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन फिजन ऑफ 1 ग्राम प्लूटोनियम 94-239 कितना होगा भैया? तो इसको कर लेंगे नंबर ऑफ एटम जो आए हैं, कितने आए बेटा? 2.52 × 10⁻21 इंटू एक एटम से कितनी एनर्जी निकलती थी, तो ये हो गया 180। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पे सोचो, ये मिलेगा 453.6 × 10⁻21 MeV। क्यों? एक में मिलती थी 180 MeV, तो इतने एटम में इतनी MeV। इसको सॉल्व कर लो तो ये बनेगा 4.536 × 10⁻21 और 2 पॉइंट इधर लाए तो कितना हो गया? 10⁻23 MeV। इसका मतलब अगर 1 ग्राम प्लूटोनियम को हम ब्रेक करेंगे तो हमको कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.536 × 10⁻23 MeV। सोचो कितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी केवल 1 ग्राम के फिजन से। ठीक है, इसीलिए तो न्यूक्लियर फिजन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? एटम बम बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 long insulated state wires carrying current of 3 ampere and 5 ampere are arranged in XY planes as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic fields at P1 2, and at P2 -1, 1 meter. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। देखो दिया ना, ये एक्स है वाई, तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, और जेड एक्सिस कुछ ऐसे बनेगी। तो इन्होंने कहा एक्स वाई एक्सिस में 2 वायर रखे हैं, जैसे ये रखे हैं। ये इंसुलेटेड वायर है, मतलब ये एक दूसरे से यहाँ जुड़े नहीं है। ठीक है, यहाँ अपनी करंट चली गई इसकी अपनी चली गई। ये नहीं कि इसकी करंट आपस में मिले, ऐसा नहीं है। तो अब कहा जा रहा है कि इसकी वजह से P1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करो। बच्चों आपको पता है कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स, बड़े बड़े वायर, बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा लेंथ। तो बच्चों जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस वायर की वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे और उन दोनों का नेट ले लेंगे, है ना। तो ये I1 करंट मान लेते हैं 3 एम्पियर, ये I2 करंट वाई एक्सिस मान लेते हैं 5 एम्पियर। तो बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2, 2 मीटर दिया, ये डिस्टेंस यानी कि ये वाली दिया है 2 मीटर, है ना, वाई एक्सिस की, और एक्स एक्सिस की डिस्टेंस भी कितना है दिया है? 2 मीटर। यानी कि ये वाई एक्सिस वाली डिस्टेंस क्या बन गई? R1 बन गई, और एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस जो है इसको हम क्या लिख देते हैं? R2 लिख देते हैं। ये ठीक है, ये 2 मीटर का 2 मीटर का मतलब हो गया। यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग कोई एक स्ट्रेट वायर है उसमें I करंट फ्लो होती है तो R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0/2 I/R। क्या होता है? μ0/2 I/R। तो जैसे I1 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P1 ड्यू टू करंट I1। तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो वो हो जाएगी बेटा B1 बराबर μ0/2 I करंट जो भी है, मतलब I1/R1। और ये किधर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? सोचो, तो करंट ऐसे जा रही, राइट हैंड रूल लगा सकते हो ना, राइट हैंड
जो रूल सेकंड था, करंट इधर, पॉइंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड जिस पे निकालनी, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, इधर। इधर का मतलब अपवर्ड, पॉम में जाती थी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी अपवर्ड। या ऐसे आप सोच लो कि एक वायर को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे फिंगर को रैप किया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ऊपर। कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड P1 पे कैसी बनेगी बेटा, अपवर्ड बनेगी। अपवर्ड बनेगी तो इसको मैं डॉट से लिखता हूँ, किससे लिखूंगा, डॉट से, ठीक है। तो यहाँ से B1 आएगा कितना, यह आएगा μ0/2 इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 2 × 10⁻⁻7 है ना। I1 की वैल्यू कितनी है 3/R1, R1 की वैल्यू कितनी है 2, इसे इसको काट दें 2, तो B1 कितना आ जाएगा 3 × 10⁻⁻7 Nm/A या टेस्ला, ये B1 आ गया। अच्छा, अब फिर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P2 ड्यू टू करंट I2। I2 की वजह से P1 पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, P1 पे निकालना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा भाई, μ0/4 I डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई है R2, तो ये हो जाएगी B2 बराबर μ0/2 I2/R2, वैल्यू पुट कर दो। और ये किधर जाएगी डायरेक्शन देख लो, तो देखो भाई करंट इधर, पॉइंट उस तरफ है, तो जिधर पॉइंट होता है उधर राइट हैंड की फिंगर को ओपन करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जाती है पाम की डायरेक्शन, पाम कहाँ जा रही है, अंदर, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। अंदर की तरफ गई तो क्या बन जाएगा, ये क्रॉस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा भाई, तो ये निकलेगा, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 2 × 10⁻⁻7 I2, इसकी करंट कितनी है बच्चों 5 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये 2 मीटर, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो B2 अपने पास आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 5 × 10⁻⁻7 टेस्ला, ये B2 आ गया। अब हम यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P1, तो क्या निकलेगा बेटा, ये निकलेगा B = B2 - B1। क्यों बच्चों, क्योंकि B1 कहाँ आया था, ऊपर, और B2 कहाँ आया है, अंदर। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट उनको घटा कर आता है ना, सबट्रैक्ट कर गया था, क्योंकि उनके बीच का एंगल 180 डिग्री बन जाता है। तो ये बन जाएगा B बराबर 5 × 10⁻⁻7, बड़े में छोटे घटाया है, -3 × 10⁻⁻7, तो B आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, टेस्ला आ गया, ठीक है, कि नेट की डायरेक्शन किधर होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिधर बड़ी मैग्नेटिक फील्ड थी, तो ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड छोटी थी और अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बड़ी थी, देखो वो 5 आई थी ना, वो 3 थी, और 10 पावर तो सेम था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, किधर होगी, डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस, समझ गए। अब बच्चों हम P2 पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। P2 पर भी देखो, इस वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, कहीं भाई 3 एम्पियर करंट है तो 3 एम्पियर यहाँ भी तो होगी, है, इधर 2 एम्पियर है तो यहाँ भी तो 2 एम्पियर ही गई पूरा, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है, सोचने वाली बात है। अब बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाई एक्सिस में कितना चले हो, 1 मीटर, तो इसके लिए R' बन जाएगा 1 मीटर। ये वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस वाली ये वाली है, ये R" है, तो ये भी क्या बन जाएगा 1 मीटर। तो ये वाली भी डिस्टेंस क्या बन गई 1 मीटर, ये वाली भी डिस्टेंस क्या बन गई 1 मीटर। और P2 पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। अब फिर बच्चों इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अब लिखेंगे एट P2, बेटा इस लाइन के इधर सब P2 वाला हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एट P1 चल रहा था, सब P1 पॉइंट के लिए था।
तो अब हम क्या करेंगे कि इस वायर की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ बी डैश मान लेंगे। तो लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P2 ड्यू टू I1 करंट कितना होगा, इसको हम बी डैश से लिख देते हैं। तो बी डैश बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I करंट, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही I1 अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है बेटा ये R डैश। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी बताओ, करंट इधर पॉइंट उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ये B1 किधर, बी डैश किधर चली जाएगी, अब ये चली जाएगी आउटवर्ड चली जाएगी, ठीक है। यानी कि बी डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी म्यू नॉट अपान 2 पाई, तो ये तो हो गया 2 × 10⁻⁻7। I1 इसमें करंट कितनी है 3 अपान R डैश, ये डिस्टेंस 1 मीटर, यानी कि आ गया 6 × 10⁻⁻7 टेस्ला। तो I1 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा होगी, बी डैश बराबर 6 × 10⁻⁻7 टेस्ला। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P2 ड्यू टू I2 करंट। तो I2 की वजह से यहाँ P2 पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सोचो। तो बेटा ये हो जाएगा बी डबल डैश मान लेते हैं, क्या आएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसकी करंट कितनी है बेटा I2 अपान ये डिस्टेंस कितनी है R डबल डैश, यानी कि R डबल डैश। ये किधर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड सोचो, तो करंट इधर पॉइंट इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहाँ जाएगी, जिधर पाम जा रहा, पाम मतलब ऊपर, तो यहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर जाएगी आउटवर्ड जाएगी, ठीक है। अच्छा तो ये हो गई आउटवर्ड। अच्छा अब देखो, तो बी डैश डबल डैश कितना आएगा बताओ, तो बी डबल डैश आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, मतलब 2 × 10⁻⁻7। I2 कितना है बेटा 5 अपान R डबल डैश, ये कितना है 1 मीटर, तो यानी कि 1। इसको सॉल्व करेंगे तो बी डबल डैश कितना आएगा, बी डबल डैश आ जाएगा 10 × 10⁻⁻7 टेस्ला। टेस्ला इसकी यूनिट है ना। अच्छा अब अपने को तो चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड, लिख देंगे यहाँ पे, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P2 पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब सोचो बच्चों, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, दोनों की आउटवर्ड हो गई तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका मतलब हुआ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नेट, वो बराबर आएगा बी डैश प्लस बी डबल डैश, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा भाई, तो बी नेट आ जाएगा बी डैश कितना है 6 × 10⁻⁻7 प्लस बी डबल डैश कितना आया है 10 × 10⁻⁻7। तो इससे कितना आंसर आ जाएगा बताओ, यहाँ से बेटा बी नेट आ जाएगा, बी नेट बराबर दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 × 10⁻⁻7 टेस्ला। तो क्या आ जाएगा 16 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ गया। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो दोनों अपवर्ड थी तो रिजल्टेंट भी अपवर्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऊपर की तरफ होगी, है ना। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो नेट आएगी वो भी क्या होगी आउटवर्ड होगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेज AB एंड BC इन द नेटवर्क सोन, और ये नेटवर्क हमको गिवन है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमको AB और BC में फ्लो होने वाली करंट को बताना है। बच्चों जैसा कि ये सर्किट हमको दिया है, हमें पता है इसको अगर हम किरचॉफ्स रूल लगा के सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कैसे करंट इसमें फ्लो कर सकते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि जैसे ये अलग अलग मेश में आपको करंट यहाँ दिखाई दे रही है, तो आप क्या कीजिए कि जैसे ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इसके पॉजिटिव एंड से मान लीजिए करंट निकलती है I1। कितनी करंट निकली I1, ठीक है। अच्छा
और 10 वोल्ट के भी आपको पता है ना, अगर कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब वो किसी सर्किट को करंट दे रही है, तो उसके पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 वोल्ट के भी पॉजिटिव एंड से करंट निकलेगी, तो इधर करंट कितनी जाएगी, मान लीजिए I2। अब इधर से आई I1 और इधर से आई I2, ये बन गया एक जंक्शन। और आपको पता है जंक्शन रूल एक था, किरचॉफ के 2 रूल होते थे, है ना। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या बताता था, तो बच्चों ये बताता था कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 रहता है। इसका मतलब ये था किसी जंक्शन पे आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली करंट। इसका मतलब अगर यहां से I1 आई, यहां से I2 आई, तो जंक्शन के आगे करंट कितनी जाएगी, यहाँ पे जाएगी आने वाली करंट I1 और इधर से I2, I1 प्लस I2। तो जाने वाली भी करंट कितनी होगी बेटा, I1 प्लस I2 होगी। बिल्कुल सही बात है, I1 प्लस I2। बेटा ये करंट यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगी, बहुत बढ़िया। अब हो क्या रहा है, कुछ करंट यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी। अब ये कैसे पता चले कि इधर कितनी जाएगी और इधर कितनी जाएगी, तो अपने को एक रूल और मालूम है, अगर किसी भी सेल से जो करंट निकलती है उस सेल में सेम करंट वापस आनी चाहिए, अगर कहीं अर्थिंग नहीं है तो। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ प्लस से कितनी करंट निकली I2, तो यहाँ माइनस में कितनी करंट आनी चाहिए, I2 ही आनी चाहिए। इसका मतलब I1 प्लस I2 में से कौन सा पार्ट इधर जाएगा, I2 वाला जाएगा। क्यों, इधर से I2 आई ना, तो इसमें वापस I2 ही जाएगी। अगर ये सर्किट सही आप बना रहे हो तो ये I2 आ गई। जब I1 प्लस I2 से I2 इस तरफ चली गई, तो इस तरफ बेटा कितनी जाएगी, ये जाएगी I1। बहुत बड़ी, ये I1 आ गई और वापस आ गई। अब बेटा दोनों लूप में हम क्या करेंगे, रूल लगा लेंगे, एक ये लूप लगा लेंगे, एक ये लगा लेंगे और बस सॉल्व कर लेंगे। I1 I2 वैल्यू निकल आएंगी। फिर हमको A से B में करंट चाहिए, वो I1 मिल गई। B से C में करंट चाहिए, वो हमको I2 मिल गई, वैल्यू मिल जाएगी फटाफट। बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम क्या बात करते हैं, हम पहले लूप रूल लगाते हैं। इन क्लोज लूप MBAN, M ये लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे इन क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप MBANM। कौन सा, MBANM, इसमें बात करते हैं। अब क्लोज लूप का रूल क्या बताता था, वो बताता था कि किसी भी क्लोज लूप में सभी पार्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 होता है। इसका मतलब M से B में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस B से A में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस A से N में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस N से M में पोटेंशियल, अब इस सब का सम कितना होगा, 0 होगा। तो किसी भी क्लोज लूप में सभी पार्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होता है, 0। इस पे काम करेंगे। तो बेटा पहले हम M से B का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। M से B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बताओ, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। और आपको पता है करंट हमेशा हाई से लो में फ्लो होती है, इसीलिए जैसे M से B में जाओगे तो I1 प्लस I2 इंटू 10 रहेगा। और जब करंट के अपोजिट कहीं जाएंगे तो वहाँ पे वो निगेटिव साइन लग जाता है, ध्यान रखना। तो M से B गए तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में गए, इसीलिए क्या आएगा, 10I1 प्लस I2, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 10I1 प्लस I2, ठीक है। ठीक है, M से B पहुंच गए। अब B से A जाएंगे, फिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट है I1, रेजिस्टेंस है 5, तो ये क्या आ गया अपने पास, प्लस का हो गया 5I1। अच्छा, फिर बेटा A से N जाएंगे। A से N में करंट तो है लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और वोल्टेज क्या होता है, I इंटू R, या सेल का EMF होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो A से N में कोई वोल्टेज नहीं होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अब हम बेटा N से M में सोचते हैं। तो N से M, देखो N क्या है, बैटरी के निगेटिव एंड पे है, और M क्या है, पॉजिटिव एंड पे। जब माइनस से प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे
तो यहाँ कम पोटेंशियल, यहाँ ज़्यादा, कम में ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब n से m का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, निगेटिव आएगा। वो भी कैसा, जो भी यहाँ सेल का EMF लिखा हुआ कितना लिखा, 5 वोल्ट, यानी क्या आएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सबका सम कर लिया। देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10i1 प्लस i2, इसका 5i1, इसका कुछ नहीं, n से m का -5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आएगा बेटा, 10i1 प्लस 10i2 प्लस 5i1 इज इक्वल टू 5। अगर मैं इस इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा बेटा, ऑन डिवाइडिंग बाई 5, तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, तो ये मिलेगा 2i1 प्लस 2i2 प्लस i1 इज इक्वल टू 1। i1 टू i1 जुड़ गए तो कितना हो गया बेटा, 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई 1। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। बहुत बढ़िया। अब बेटा हम यहाँ बात करते हैं किसमें, अब क्लोज लूप हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं, लिखेंगे क्या, इन क्लोज्ड लूप MBCDM, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी लूप शुरू कर सकते हो, ऐसा जोड़ने की M से ही करो, आप B से भी कर सकते थे, BCDMB, बात वही आती, ठीक है। बस जहाँ चलना शुरू करो, चलते चलते बिना किसी कहते हैं ना ब्रांच को रिपीट किए और वहाँ तक पहुँचना है वापस, बस इतना ध्यान रखना है बेटा। M से B का करंट इंटू रेजिस्टेंस करो, भाई पोटेंशियल डिफरेंस लेना, तो M से B का पोटेंशियल क्या आएगा, 10 इंटू i1 प्लस i2, तो क्या आएगा बेटा, देखो 10i1 प्लस i2, बहुत बढ़िया। फिर B से C का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, M से N का B का देखा, अब B से C का देखो तो क्या आएगा, करंट टू रेजिस्टेंस, तो 5 इंटू i2 प्लस का आ गया 5 इंटू i2। अच्छा फिर बेटा इधर आओ, B से C हो गया, अब C से D का देखो, C से D का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट कितना है i2 और रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 20i2, बहुत बढ़िया। फिर D से M का देखते हैं, तो बेटा D लो है और M क्या है, हाई, तो लो में हाई को घटाओगे तो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा आंसर, यानी कि आएगा -10 वोल्ट। ये क्या आएगा, -10 वोल्ट, और बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि किसी भी क्लोज लूप के सभी पार्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 रहता है। सेकेंड रूल का यूज कर रहे हैं आप। अच्छा तो बेटा देखो ये 5 से डिवाइड कर ले तो क्या मिलेगा अपने को, बताओ यहाँ 2i1 प्लस i2, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 5 कर लिया बेटा, प्लस i2 प्लस 4i2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये आएगा बेटा 2i1 प्लस 2i2 प्लस i2 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 2। इसको और सॉल्व करो बेटा तो क्या मिलेगा, 2i1 प्लस ये कितना हो गया 2 4 6 और 7i2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब अपने को कुछ ऐसा सोचना है कि i1 i2 को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी, तभी तो हम करंट बता पाएंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमको दिख रहा है कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 2 से और सेकेंड मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो i1 वाले टर्म बराबर हो जाएंगे, इनको हम घटा के 0 कर लेंगे तो i2 निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या आएगा, भैया 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें 2 से करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 2। समझो क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है ना। अब इसमें बेटा 3 से करो सेकंड वाली में, तो इसमें जब 3 से करोगे तो क्या आएगा, सोचो 3 का यहाँ 2 से करोगे तो क्या आएगा। अब देखो 4 है और ये माइनस का 21 है ना, तो इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 17i2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 17i2। अच्छा उधर क्या बचा बेटा, ये -6 प्लस का 2, तो घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा बेटा माइनस का 4, तो बराबर माइनस का 4। तो i2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 4 अपान माइनस का 17, माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, तो i2 हो जाएगा 4 अपान 17। ये करंट हो गई, क्या हो गई 4 अपान 17।
अच्छा कौन सी I2। जब I2 आ गया तो क्या I1 भी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो पहले में अगर हम I2 वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा? यह आएगा 3I1 प्लस 2I2, I2 वैल्यू 4/17 है ना, इज इक्वल टू 1। तो 3I1 बेटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस 8/17। देखो 8/17 है, इधर प्लस का उधर ले गए तो माइनस हो गया, तो ये बचेगा 3I1 इज इक्वल टू, इसको जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 9/17 घटेगा ना। देखो 17 माइनस 8 कितना बचेगा? 9 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो बेटा I1 कितना आ जाएगा? यह आएगा 9/17 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, इससे डिवाइड किया 3 टाइम, तो I1 अपने पास आ गया 3/17। कितना आ गया? 3/17। अच्छा इसका मतलब जो AB में करंट कितनी फ्लो होगी बताओ? तो करंट इन AB, ठीक, तो I1 फ्लो रही थी AB में, B से A की तरफ फ्लो रही है, कोई बात नहीं, ये बन गई I1 की वैल्यू क्या हो गई? 3/17 एम्पियर। और कहाँ फ्लो होगी? फ्रॉम B टू A, B से A की तरफ फ्लो होगी। अच्छा फिर करंट इन BC कितना आएगा भैया? ये आएगा I2 इज इक्वल टू 4/17। देखो I2 आया ना 4/17, इधर ही यही तो फ्लो हुई है, किधर आया? फ्रॉम B टू C। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया था कि AB और BC में करंट फाइंड करो, उसका ये सॉल्यूशन हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।